नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 16 घंटे की महाबहस, विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब और ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे बड़ी चर्चा। इसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जितने कयास, जितने सवाल, सबका दूध और पानी का पानी हो गया। महाबहस के दौरान संसद में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सीज फायर पर किए गए दावे को सिरे से खारिज कर दिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। पूरे विपक्ष ने इसके बारे में सवाल पूछा था। ट्रंप के दावे को लेकर सवाल उठाया था, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने सदन में साफ किया कि दुनिया के किसी भी लीडर का कोई कॉल नहीं आया, किसी ने भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं रुकवाया। यही नहीं, पीएम ने कहा सेना को कार्रवाई की खुली छूट दी गई और सेना ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का संकल्प पूरा किया। पाकिस्तान का कोई कोना हमारी मिसाइलों से नहीं बचा। पाकिस्तान को घुटनों पर आने को मजबूर किया गया और हर बड़ा देश ऑपरेशन सिंदूर में हमारे साथ था। 193 में से सिर्फ 3 देश ऐसे थे जो पाकिस्तान के साथ थे। पीएम मोदी ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें 3-4 बार फोन किया था, लेकिन बात नहीं हुई थी। सीज फायर करने के लिए दुनिया के किसी भी नेता का कोई कॉल नहीं आया। किसी भी नेता के कहने पर सीज फायर नहीं किया गया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा, मैं फिर से कहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा और कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर है। हमारे सैन्य वीरों को कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस को देश के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं है। पीएम मोदी के बयान के बाद अब सवाल यह उठ रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब क्या करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के दावे का क्या होगा? आप खुद सुनिए। सीजफायर वाले ट्रंप के दावे पर राहुल के सवाल पर पीएम मोदी ने क्या कहा। आफ्टर दैट डोनाल्ड ट्रंप has said 5 times, has said, sorry, 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar, that you did not make a ceasefire. दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके
जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का दावा फर्जी साबित हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दावा किया था वो भी आपको सुनवाते हैं। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that, and I think they're on the way. You know, they have been fighting for about 1,000 years, in all fairness. So. तो 2 दर्जन से ज्यादा बार डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर चुके हैं, जिसे आखिरकार आज पूर्ण विराम प्रधानमंत्री ने लगाया। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। अश्विनी शाही, नेता बीजेपी, डीके दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, विजय कौशिक, नेता कांग्रेस, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत है साहब। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और साथ साथ दर्शकों आपका भी बहुत स्वागत है। संजीव कौशिक जी, माफ कीजिएगा, विजय कौशिक जी, पहला सवाल आपसे। उम्मीद है आज आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा और कयासों पर भी पूर्ण विराम लग गया होगा। जिस डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर पूरे देश में आप लोगों ने कोहराम मचा रखा था, सवाल उठा रखा था, उस पर भी विराम इसी के साथ लग गया होगा। विजय कौशिक जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं मोदी जी को बधाई देना चाहूंगा कि बड़ी चालाकी के साथ वो कांग्रेस पार्टी के सवालों से घुमा फिराकर अपनी बात रखने में सफल रहे, लेकिन वो सारी बातें उनकी झूठ हैं। क्योंकि हमारा मुद्दा ये था कि ट्रंप के कहने पर भारत ने युद्ध रोका है। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के सीज फायर की घोषणा पहले से ही कर दी थी, जबकि मोदी जी ने इस मुद्दे पर जवाब न देकर ये कहा है कि किसी तीसरे पक्ष ने मध्यस्थता नहीं की भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने में। हम कब कह रहे हैं? हमने कब कहा? हम तो ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने व्यापार युद्ध की धमकी देकर, जो कि ट्रंप का खुद का कहना है कि व्यापार युद्ध की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है। पहली बात। दूसरी बात कि भाई माननीय मोदी जी ने कहा कि भाई पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था हमने, तो जब पहले ही बता दिया था तो वहां आतंकी होने का सवाल ही नहीं था। फिर हमारी सेना के अधिकारियों ने कहा कि हमारे जहाज गिरे हैं, तो जहाज गिरे हैं तो उनके पायलटों का क्या रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी शहादत को गायब कर दिया गया हो पन्नों से? क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान में हमला करने के लिए गए थे, और अगर वहां जहाज गिरे हैं तो या तो वो दुश्मन हाथों में गए या फिर वो जहाज के साथ ही उसमें शहीद हो गए। तो सरकार ने किसी भी मुद्दे पर कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, सारी बातें घुमा फिरा कर की है। और जब हमने पाकिस्तान से पूछकर युद्ध शुरू ही नहीं किया तो पाकिस्तान के कहने से हमने सीज फायर क्यों कर दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिर अगर ऑपरेशन सिंदूर के सभी मकसद पूरे हो गए तो फिर ऑपरेशन सिंदूर जारी कैसे है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जनता को गुमराह करने का काम मोदी जी देश की संसद से कर रहे हैं। अभी तक तो आप लोग कह रहे थे विजय कौशिक जी की मोदी जी आकर बोल दें, मोदी जी आकर बोल दें। अब आप लोग कहेंगे कि भगवान अवतरित होकर खुद ही बोल दें। उसका तो जवाब दिया ही नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूं अब आप लोग तो मोदी जी ने कह तो दिया कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर नहीं करवाया। अब और कैसे बोलेगा कोई भी शख्स? क्या बोलेगा? और क्या मतलब आपके हिसाब से, एक बार ट्रंप का नाम लेकर बोल दे, आपके हिसाब से, इस मामले में आपके हिसाब से मोदी जी ने कि ट्रंप का भगवान श्री कृष्ण एक बार और अवतरित होंगे, वो बयान देंगे तब जाकर विपक्ष संतुष्ट होगा, या उस पर भी नहीं हो पाएगा? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है।
अगर देश की सेना ये मान रही तो है कि तो, उनकी डिमांड्स काम तो समय पर पार्लियामेंट पूरा नहीं में करती, पार्लियामेंट में तो हम आज सवाल आप करेंगे। लोगों पर उठाया गया, आपके अगर लिए हमारी पाकिस्तान सेना सर्वोपरि कह है। रही है कि हमारे जहाज गिरे प्रधानमंत्री का हैं, बयान हम आया सरकार कि से कांग्रेस के पूछेंगे लिए कि जहाज पाकिस्तान क्यों गिरे? सर्वोपरि है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, हम एक बात कहते हैं कि अगर पाकिस्तान घुटने पर आ गया था तो उससे पीओके वापस क्यों नहीं लिया भारत सरकार ने, जबकि हमारे देश की संसद में कांग्रेस सरकार के समय में ये प्रस्ताव पास हुआ था कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, हम उसे लेकर रहेंगे। और जब पीओके ने मैं को लेकर या पाकिस्तान ने जब घुटने टेक दिए इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, तो उससे पीओके वापस लेना चाहिए था, उससे सीज फायर नहीं करना चाहिए था। हम पहले ही दिन से सरकार के साथ थे, लेकिन सरकार ने विपक्ष को भरोसे में लिए बगैर ये अच्छा, एक घोषणा कर बता दी। दीजिए, एक बात बता दीजिए विजय कौशिक जी, आखिरी सवाल जल्दी से, फिर आपके सवालों का जवाब अश्विनी शाही जी दे देंगे। वैसे तो पूरी सरकार ने आपके सवालों के, विपक्ष के सवालों के जवाब देने की कोशिश की, लेकिन जाहिर सी बात है विपक्ष संतुष्ट हो जाए, फिर विपक्ष नाम ही क्यों। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ये पीओके लेने के लिए था? देखिए, मुद्दा पीओके को लेने का जब पहले से ही एजेंडे में था, और पीओके और नहीं ऑपरेशन आप सिंदूर के आप बाद फिर पाकिस्तान डाइवर्ट हो घुटने रहे पर आ हैं। गया था। क्या ये ऑपरेशन नहीं, पीओके के लिए सुनिए था? ना, मेरी बात सुनिए। जो देश की संसद में प्रस्ताव क्या पास ये हुआ था, ऑपरेशन उसके पीओके मुताबिक के लिए था पीओके विजय को कौशिक वापस जी? लेने के लिए हम कोई भी कार्यवाही कभी भी कर सकते हैं। हम पीओके और के अगर लिए हो सकता है ऑपरेशन कुछ अलग सिंदूर प्लान कर शुरू रहे किया हो। था, क्या ये ऑपरेशन पीओके के ऑपरेशन लिए था? सिंदूर, भाई ये तो सरकार ने किसी भी चीज के मामले में खुलासा नहीं किया कि ऑपरेशन सिंदूर किस लिए था, पीओके को लेना था या नहीं था। अब सरकार वहां के कह रही है आतंकी कि ठिकानों को POK वापस नेस्तनाबूद लेना, करने के लिए था, इसका इसका मतलब जवाब भी नहीं तो था। आया ना विजय कौशिक जी। बाकी आपके आरोपों का जवाब देखिए, अश्विनी शाही, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, वो आपको बेहतर दे पाएंगे। आतंकी ठिकानों पर अगर हमला करने का सरकार का निर्देश था सेना को, तो सरकार ने पाकिस्तान को क्यों बताया कि हम आपके यहाँ आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं? क्या ठीक उन है, परिस्थितियों में अश्विनी वहाँ पे शाही जी। आतंकवादी थे? जी अश्विनी शाही जी। जी देखिए विवेक जी, विजय जी कितने मासूम बन रहे हैं, क्योंकि विरोध का जो है विरोधी दल को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहना चाहिए कि राजनीतिक रूप से निर्वस्त्र कर दिया इन लोगों को। कोई जवाब नहीं। जो कह रहे थे ट्रंप की बात, उन्होंने कह दिया स्पष्ट रूप से सदन में खड़े होकर कि सदन में देश में कहीं भी ये सीज फायर किसी नेता के वजह से नहीं हुआ। दूसरा, विजय जी जो कह रहे हैं, विजय जी अभी आपका टर्म आएगा तो बता दीजिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले एक सर्वदलीय बैठक हुई थी। उस सर्वदलीय बैठक में यही तय हुआ था कि पीओके लेना है, तो अच्छी बात है, आप देख लीजिएगा सर्वदलीय बैठक में यही बात हुई थी, तो सरकार ने गलती किया है। अगर नहीं हुआ था, सिर्फ आतंकी ठिकाने को मारने थे, तो आप लोगों ने 91 में कोई समझौता किया था, उस पर जो है क्या बताया था। आपको अपने देश के विदेश मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, इस पर भरोसा नहीं है। अब आप बताइए कि 48 में किसने जो है कराया था सीज फायर, 65 में किसने कराया था, 71 में आप 1 लाख सैनिक, आज राहुल गांधी जी ने कहा है कि भाई हमने लाखों सैनिकों को समर्पण करा दिया, अपने 54 सैनिक नहीं ले पाए। पीओके आप चाहते तो 48 में ले सकते थे, आप चाहते तो 71 में भी ले सकते थे, लेकिन आपने नहीं लिया। तो आपने तो जो बंजर मानकर दे दिया उसकी बात आप करते हैं, लेकिन अपना नहीं बताते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ, कितने गिरे, कितने नहीं गिरे। राहुल गांधी जी एक सवाल का जवाब दे दे कि किस हैसियत, कैपेसिटी अंग्रेजी में कह लेंगे विवेक भाई, कि किस हैसियत से उन्होंने एक एमओयू जो है चीन के राष्ट्रपति से किया था। क्या देश को उन्होंने बताया या नहीं बताया? अगर गलवान का टाइम चल रहा था तो चीनी दूतावास में गए थे, उन्होंने बताया या नहीं बताया? तो ये देश जानना चाहता है। सबसे बड़ी बात आज देखिए, अखिलेश यादव जी सदन से निकलने के बाद उन्होंने उनसे जब हमारे रिपोर्टर भाइयों ने पूछा कि भाई अब ट्रंप के सवाल पर क्या कर, चलिए चलिए हो गया, ठीक है, यही उन्होंने भाषा बोला। उसके बाद अभी तक तो राफेल गिरे थे, लेकिन अखिलेश जी ने कहा राफेल उड़े कि नहीं उड़े, ये अब उड़ने पर आ गया। इसका मतलब कि विपक्ष जो है एकदम कंफ्यूज, दिशाहीन राजनीति कर रहा है। करना क्या था, करना नहीं। जी ठीक है कपीश जी, विपक्ष दिशाहीन राजनीति कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप के जवाब से ट्रंप अध्याय तो कम से कम कपीश जी बंद हो ही गया होगा, या वो चैप्टर अभी भी खुला हुआ है? नहीं देखिए, प्रधानमंत्री जी से जिन जवाबों की आशा थी उसके अनुरूप तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा,
और सबसे बड़ी चीज कि हमारे प्रधानमंत्री जी तो बायोलॉजिकल है नहीं, इसलिए अगर संसद में खड़े होकर कह दें कि साहब हमने तो देश को वादा किया था कि 15 लाख रुपए प्रत्येक अकाउंट में चले गए, तो हम मान लेंगे कि विवेक भाई के भी अकाउंट में चले गए। विवेक 10 लाख रुपए कल हमारे को ट्रांसफर कर देना। बात इस चीज की है, हम सब यहां प्रबुद्धजीवी बैठे हुए, ट्रंप साहब लगातार इस बात को कहते जा रहे हैं और कल 25वीं बार इस बात को कहे कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध छिड़ा था वो बड़ा खतरनाक हो सकता था, हमने व्यापार की बात कह के और धमकी दे के दोनों देशों को शांत करके सीज फायर करा दिया। और ये 25वीं बार का हम कह रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी संसद में कहे हैं, हम उनकी बात मान लेते हैं। तो कल एक काम कर दें प्रधानमंत्री जी कि अमेरिका के राजदूत को बुलावें और भारत की आपत्तियां उन पर दर्ज करावें और अमेरिका से तब तक कोई भी समझौता ना रखें, कोई भी उनकी बात ना माने, उनको ट्रेवल ना करें और जिस प्रोग्राम में अमेरिका शामिल हो वहां शामिल ना हो, जब तक कि बकायदा उनके माननीय मित्र नमस्ते ट्रंप वाले इस बात को कहना दें कि नहीं हमने झूठ बोला था, हमने गलत बोला था, मोदी जी सही थे और हम गलत थे। तो ये आपत्ति दर्ज करा दीजिए और राजदूत को बुला लीजिए अगर मतलब वाकई आप चाहते हैं। कपीश भाई, अब विपक्ष ये चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस पर आकर पार्लियामेंट में बयान दें, तब जाकर आप लोग शायद मान लेंगे। नहीं, विवेक भाई हमने तो साधारण सी बात कही है, आप पता नहीं कहां चले जा रहे। हमने बड़ी साधारण सी बात कही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो हमारे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री की जो छाती 56 इंच वाली है उसको तुरंत करना चाहिए ना। ये एम्बेसडर किस दिन के लिए बैठा है अमेरिका का? इसीलिए ना बैठा है कि जो ट्रंप बकवास कर रहा है उसका चुप्पी कराई जा सके। अच्छा, ये बताइए, पार्लियामेंट से बड़ी कौन सी जगह हो सकती है इस देश में? कोई भी सांसद या कोई भी नेता अगर बयान दे उनके लिए, इससे भी उच्च कोई जगह है तो बता दीजिए जहां की ऑथेंटिसिटी पार्लियामेंट से ऊपर हो। बयान देने से मतलब नहीं है, कार्य में प्रणीत भी तो होना चाहिए ना। नहीं, बयान दिया कहां गया है इससे मतलब है। बयान देने से चलिए मैं मान सकता हूं आपकी बात, लेकिन बयान दिया कहां गया है और दिया किसने है? देश के प्रधानमंत्री ने संसद के बीच में खड़े होकर बयान दिया है। आप उसको भी मतलब हुआ, आप उसको भी ऑथेंटिकेट नहीं मान रहे आप? नहीं, हमें बताइए, आप मानते हैं पूरा विश्व अमेरिका को सुन रहा है और प्रधानमंत्री जी आज पहली बार संसद में बोल रहे हैं? हम तो करें एक्शन लीजिए ना, संसद में खड़े थे वहीं एक्शन ले लेना चाहिए था कि हम बिल्कुल ट्रंप की बातों को गलत, ट्रंप का नाम ही नहीं लिया उन्होंने संसद में, किसी भी देश को कहा। कोई दूसरा देश का दावा कर रहा था क्या? उन्होंने कहा किसी भी देश ने सीज फायर नहीं कराया, ट्रंप का तो नाम ही नहीं लिया, ट्रंप का नाम लेने में डर रहे हुजूर। तो अमेरिका कोई मंगल ग्रह पे थोड़ी है, इसी 193 देशों में एक होगा ना कपीश जी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो उनके माननीय मित्र हैं, जिनके लिए वो जो है बाकायदा ट्रंप का प्रोग्राम, और आपकी बात ट्रंप सरकार, जो ट्रंप सरकार भारतीयों को हथकड़ी लगा के भेज रही है भारत में, और कोई देश में कोई हथकड़ी लगा के नहीं गया। तो आप ये चाहते हैं बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप विपक्ष से माफी मांगे? डोनाल्ड ट्रंप भारत से माफी मांगे। अच्छा ठीक है, डीके दुबे जी, उस भारत में आप भी शामिल हैं। जी, मैं तो भारतीय हूं, बिल्कुल मैं हूं। मैं तो अपने आप को गर्व के तौर पर कहता हूं मैं भारतीय हूं। डीके दुबे जी, नहीं तो इसमें से कोई ऐसा नहीं बैठा होगा जो गर्व से कहे कि हम भारतीय नहीं है। नहीं तो इनमें से क्या कोई कहीं भी हिंदुस्तान की सरजमीं में बैठा होगा तो कोई नहीं कहेगा? एक आध हो सकते हैं उसमें, वैसे मैं अगर कयास लगाए जाए तो। डीके दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का पूरा उद्धरण बताया और बताया कि उनका फोन आया था, उस फोन पर 1 घंटे बाद इधर से फोन गया और उन्होंने बात की, और जो बात की वो पूरी स्पष्ट करी। अब भी अभी बाकी है कि अमेरिका से क्या बात हुई। अब भाई अगर वहां डोनाल्ड ट्रंप अपनी ऑडियंस को संबोधित कर रहे हैं तो क्या भारत युद्ध कर दे? क्या ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट से एक्शन हो तो भारत के पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री अमेरिका के खिलाफ वहीं से युद्ध का आह्वान कर दें? अरे भाई, सीधा सीधा प्रधानमंत्री जी अपने उद्बोधन में कह रहे हैं कि किसी ने बात नहीं की। क्या अमेरिका के पास ये सूचनाएं नहीं जा रही होंगी? क्या उन्होंने जेडी वेंस की बात कही वो अमेरिका के पास नहीं जा रही होंगी?
तो मुझे लगता है कि अब ज्यादा हार्श करके कि आप अमेरिका से युद्ध कर दीजिए, आप अमेरिका के खिलाफ एक्शन ले लीजिए, आप पूरे विश्व से बंधुत्व खत्म कर दीजिए, आप पूरे विश्व से रिश्ते तोड़ दीजिए, ये मुझे लगता है कि ये भारत की तो परंपराओं में नहीं है। लेकिन जो एक्शन हुआ उसका पूरा का पूरा वृतांत दिया गया। दूसरी बात ये भी है कि अभी कांग्रेस के हमारे मित्र कुछ बता रहे थे, भाई 1971 के युद्ध में आपने जब 1 लाख सैनिक पकड़ लिए थे तो उस समय पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर वापस क्यों नहीं लिया था? गलती तो नेहरू जी ने की थी उस समय, और इंदिरा गांधी उनकी अपनी ही पुत्री थी। उन्होंने क्यों नहीं शिमला समझौते के समय पर उस बात का उद्धरण दिया, और वो तो करने के लिए बिल्कुल मजबूर थे क्योंकि उनको 93,000 सैनिक चाहिए थे, उसकी तो चर्चा भी नहीं करी, और हमारे सैनिक जो वहां पकड़े गए थे उनको छुड़ाने की भी चर्चा नहीं की गई। सवाल ये नहीं है कि आप प्रधानमंत्री को कैसे घेर रहे हैं, सवाल ये है कि देश ने शौर्य दिखाया है कि नहीं दिखाया है। देश ने हमलों का जो जवाब जिस प्रकार से देना चाहिए वो दिया है कि नहीं दिया है। अभी 2004 से लेकर 14 तक के सभी प्रकरणों को प्रधानमंत्री जी ने कोट किया, गृह मंत्री ने कोट किया कि भाई कौन कौन सी घटनाएं हुई थी और आप उनके साथ संबंध बनाए हुए थे, आप उनके साथ व्यापार कर रहे थे। लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सकता। सिंधु का जो समझौता हुआ था उस पर कोई इनमें से जवाब देगा क्या जो गठबंधन के हिस्से हैं? तो मुझे लगता है कि आप कहने के ऑपरेशन लिए तो महादेव पर भी सवाल उठा दिया गया, कहा गया आज के ही दिन ऑपरेशन महादेव क्यों किया जा रहा है, इसका क्या कोइंसिडेंस है? क्या राजनीति की कोई लक्ष्मण रेखा तो होगी इस देश में, या सारी लक्ष्मण रेखाएं मिटा दी गई हैं? मैं यही कह रहा हूं, क्या अब ऑपरेशन जो महादेव हुआ उस समय लोगों को वहां घेर लिया गया था या उनको एलिमिनेट करना था, तो क्या ये कह देना चाहिए था कि नहीं, जैसे इन्होंने राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि साहब उसका लाभ तो सरकार को मिल जाएगा, राम मंदिर का केस अभी सेटल मत करिए, वैसे ही क्या इन सेना को आदेश दे देना चाहिए था उस समय कि इनको एलिमिनेट मत करिए क्योंकि इसका लाभ संसद में कल गृह मंत्री जी जवाब दे देंगे। और गृह मंत्री जी ने पूरी बात बताई कि कैसे कब से इनको किया जा रहा था, सबूत भी दिखाए। बिल्कुल राव रावलाल कुछ कहना चाह रहे हैं जी। रावलाल जी। विवेक जी, आपने ऊपर बड़ा एक हेडिंग सा ही लगा दिया है कि ट्रंप का दावा खारिज कर दिया प्रधानमंत्री ने। अरे भाई, प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने कोई बहुत बड़ी सी डिमांड नहीं रखी थी, उन्होंने तो खुल के यही चीज कहा था कि प्रधानमंत्री एक छोटा सा वाक्य बोल दे, वो भाई ट्रंप झूठा है, ट्रंप झूठ बोल रहा है। दुनिया के किसी देश ने, किसी ने, अरे इतना लंबा चौड़ा वाक्य की जरूरत ही नहीं थी विवेक जी, थी। छोटे से आप पूरा कर दिए, फिर मैं बताता हूं क्यों थी। मैं एक चीज बता देता हूं, देखिए यहां पे पूरे प्रकरण में अभी भी अमेरिका को जिस तरह से जवाब की स्थिति बननी चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, दुनिया भर के तमाम बड़े प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से वो बोल रहे हैं, वो मध्यस्थता की बात नहीं बोल रहा है विवेक जी, वो कह रहे हैं कि हमने धमकी दी। अरे भारत कोई छोटा मोटा सा देश है कि अमेरिका धमकी दे रहा है? तो ये हमारे संप्रभुता को चुनौती की स्थिति है। और कपिश जी ने बिल्कुल सही चीज कहा कि कम से कम कोई यहाँ पे लड़ाई की बात नहीं कर रहा कि आप अमेरिका से लड़ाई कीजिए, लेकिन कूटनीतिक तौर पे एक असहमति तो जताई जा सकती थी, आप उनके राजदूत को बुला के आप असहमति प्रकट कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम तो भाई वाक युद्ध है, वाक युद्ध हम जीत लेंगे। और दूसरी चीज, अभी बात हो रही थी कि ऑपरेशन महादेव को लेके, विवेक जी एक सवाल मैं भी पूछता हूं आपसे कि देखिए 28 जुलाई का डेट पहले से फिक्स था कि एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो है कि संसद में डिबेट प्रारंभ होगा, सावन का सोमवार, और उसी दिन ऑपरेशन महादेव भी होता है। तो भाई अब तो हमें यह कहना है हमारा कि जो लीलाएं होती हैं, माया की तमाम शक्तियां जो भगवानों के पास होती थी, क्या वो केंद्र सरकार के पास चली गई कि इतने सारे संयोग एक ही दिन बैठने लगे? मैं मानता हूं, हमें बड़ी खुशी है कि अगर पहलगांव के तमाम आतंकी मारे गए हैं, वो 3 थे कि 5 थे कि 4 थे, अगर 3 भी मारे गए तो वो खुशी का क्षण है, लेकिन सवाल तो उठेगा। और एक चीज अभी बड़ा जोर शोर से कहा जा रहा था यहाँ पे कि भाई सिंधु जल समझौता, अब प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि खून और जो है कि पानी वो एक साथ जो है कि वो एक साथ नहीं मिलेगा। तो मेरा सवाल एक चीज ये है कि फिर पर उसमें क्रिकेट पाकिस्तान के साथ आप खेलने के लिए कैसे तैयार है? किस तरह से आप तैयार हो रहे हैं? आप स्पष्ट तौर पे बोलिए कि चाहे दुनिया का किसी प्रकार का कोई भी खेल हो, कोई भी आयोजन हो, अगर पाकिस्तान है तो हम उसके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन नहीं, आप खून और पानी नहीं चलेगा, लेकिन बैट और बॉल चलेगा विवेक जी, बैट बॉल की कहानी चलेगी, चलते रहेगी पाकिस्तान के साथ। ये जो चीजें है ना, यही दोहरा लक्षण है। और मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान केंद्र सरकार पाकिस्तान का प्यार भुला नहीं पा रही है, विपक्ष पे और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है वो
कि कांग्रेस जो है कि वो पाकिस्तान से प्यार आपके करती दो है। सवाल दो सवाल का जवाब मेरे पास भी है। पहला सवाल आपने बोला कि सारे देशों का नाम क्यों लिया। कल को शी जिनपिंग कुछ कह देते तो बोलते कि भाई शी जिनपिंग भी कह रहे हैं। कल को रूस के पुतिन कुछ कह देते तो कहते रूस के पुतिन भी कुछ कह रहे हैं। कल को इटली की जॉर्जिया मेलोनी कुछ कह देती तो कहते वो भी कुछ कह रहे हैं। फ्रांस के नेता कुछ कहते तो वो भी कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने एक साथ ही समेट लिया कि भाई आप लोग आगे कुछ किसी देश को न लेकर ना बोले, तो उन्होंने सारे देशों का जिक्र कर दिया। ऑपरेशन एक सेकंड ऑपरेशन महादेव को लेकर आपने कहा कि भाई सोमवार भी था और महादेव का नाम भी दिया गया, सावन का महीना भी चल रहा है, संसद का सत्र का पहला दिन भी था। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया वो महादेव पीक कहलाता है और ये जबरवान रेंज का हिस्सा है। इस महादेव पीक पर ऑपरेशन चलाया गया था, इसलिए ऑपरेशन महादेव इसका कोड नेम था। विवेक जी, हाँ, आपने मैं तो कह रहा हूं कि लीला अब तक भगवान किया करते थे, चमत्कार भगवान किया करते थे, तमाम मायावी शक्तियां भगवान के पास होती थी। हाँ। अच्छी बात है कि वर्तमान अश्विनी जी एक सेकंड में आ रहा हूं। मैं इस पर यूके देवनाथ जी बेहतर जवाब दे पाएंगे। नहीं तो नेक्स्ट टाइम से करेंगे भाई, राहुल लाल से पूछ के ऑपरेशन करे, 15 RR या फिर इंडियन आर्मी या फिर नहीं, मैं पैरवी कर दूंगा। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मैं पैरवी कर दूंगा। राहुल लाल के परमिशन के बगैर कोई ऑपरेशन नहीं होगा जब तक वो कोड नेम डिसाइड ना करें और ऑपरेशन डिसाइड ना करें। जब तक अप्रूवल नहीं आएगा, नहीं तो फिर राहुल लाल जी सवाल पूछेंगे। राहुल लाल जी के सवाल काफी चुभते हैं, बड़े तीखे सवाल होते हैं। विवेक जी, मैंने तो सिंपल ये कहा कि भाई केंद्र सरकार बड़ी सर्वशक्तिमान हो गई है, ईश्वरीय शक्तियां उनके पास आ गई है। भारत की सरकार पहले भी सर्वशक्तिमान थी। भारत की सरकार ने पहले भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। भारत की सरकार आज भी ताकतवर है, आज तो ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। यूके देवनाथ जी, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर, अब ये ऑपरेशन महादेव, क्या इस तरह की राजनीति होनी चाहिए या फिर ये इसके लिए कोई लक्ष्मण रेखा भी होनी चाहिए हमारे देश में? यूके देवनाथ जी। विवेक जी, होता यह है कि जब भी आतंकवादियों को ढूंढा जाता है तो हर ऑपरेशन का एक नाम दिया जाता है। एक सैनिक प्रथा है और इस प्रथा में बल इसलिए भी मिल जाता है क्योंकि ऑपरेशन का मतलब है कि इस कार्रवाई में हमारे यहाँ लोगों को प्राणों की क्षति हो सकती है। तो हर जैसे ही ऑपरेशन नाम दिया जाता है तो एक लीगल एंगल आ जाता है कि शायद किसी को प्राणों की क्षति हो। तो एक तरीका होता है कि ऑपरेशन में अगर किसी को लॉस टू लाइफ एंड लिम्ब होता है तो उसको एक विशेष तरीके से डील किया जाता है। हुआ ये है कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर को हमने कॉमा लगाया, फुल स्टॉप तो नहीं लगाया, उसके बाद से ही सुरक्षा बल जो है अपना सारा ध्यान जो कि पाकिस्तान की बॉर्डर पे था उस पे से काफी सारा ध्यान वहां जम्मू एंड कश्मीर में इन आतंकियों को ढूंढने में लगा रहे थे जो कि पहलगांव आतंकी हमले के लिए जिम्मेवार थे। और क्योंकि मैं भी थोड़ा शेयर कर सकता हूं, अब तो खुले बात आ जाएगी अगले हफ्ते तक, देश भर से स्पेशल फोर्सेस के जो जांबाज स्पेशल चुने हुए कमांडोज थे, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के और आर्मी के, उनको मूव किया गया पिछले 2 महीने में, पिछले 1 महीने में। अच्छा। और एनटीआरओ और सेना की जो सिग्नल कोर है उसमें जो विशेष इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस यूनिट्स हैं उनको उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, पंजाब से कश्मीर में भेजा गया ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस से सर्विलांस करके इन आतंकवादियों की को ट्रेस कर सके। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जो मिली जब ये आतंकवादी सैटेलाइट फोन पर बात कर रहे थे तो इनकी जो जीरोइंग इन है, लोकेशन का जो अंदाजा हमें मिला वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस यूनिट्स के मातहत से मिला था। तो एक और चीज है, साइकोलॉजिकल चीज है, क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव आ रहा था तो सरकार जो है सेना को भी बोल रही थी, बीएसएफ सीआरपीएफ को भी बोल रही थी कि और ज्यादा ध्यान लगाइए, और ज्यादा रिसोर्सेज मोबिलाइज कीजिए। तो हुआ ऐसे कि इतवार के दिन और सोमवार के दिन कार्रवाई हुई। इसका कोई पॉलिटिकल एंगल देखना उचित नहीं होगा, इसको प्योर एंड सिंपल एक पुलिस कार्रवाई की तरफ से देखी जाए, एक सुनिश्चित कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई देखी जाए सेना के बीच में। सीआरपीएफ, बीएसएफ और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने बहुत शानदार किया।
काम उनकी जे.एन.के. एक पुलिस सवाल की जो लोकल इंटेलिजेंस थी, यूके बहुत ही देवनाथ बढ़िया सर, काम किया। एक सवाल मेरा है, थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। उसके बाद मैं अश्विनी शाही जी के पास जा रहा हूं, वो कुछ काउंटर आंसर करना चाह रहे थे अपने को पैनलिस्ट को। ये सैटेलाइट फोन जो वावे चाइनीज फोन था उसको कैसे ट्रेस किया गया? क्योंकि अमूमन सैटेलाइट फोन को ट्रेस कर पाना जो है वो इम्पॉसिबल माना जाता है, इसलिए टेररिस्ट और स्पेशल ऑप्स में फोर्सेस या फिर कोई भी आर्मी सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करती है। जी हाँ, सैटेलाइट, ये समझा जाता है कि सैटेलाइट फोन को ट्रेस करना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी आर्मी के पास और एनटीआरओ के पास इस तरह के उपकरण हैं जिससे हम जरूरत पड़ने पर सैटेलाइट फोन को भी ट्रेस कर सकते हैं। इससे ज्यादा बोलना शायद टेलीविजन पर उचित नहीं होगा। हम इस तरह के मतलब ये equipment कैपेबिलिटी है हमारे हैं। पास, अब हम सैटेलाइट फोन पर हो इजराइल रही की बातचीत मदद को भी से- सुन सकते हैं। जी हाँ, इजराइल की मदद से हमने ऐसी टेक्नोलॉजी देश में विकसित कर ली है। जी, इसमें कुछ स्कैंडिनेवियन कंपनी है, उसका नाम लेना भी उचित नहीं होगा, उन्होंने हमें मदद की है। और इस उपकरण का नाम मुझे मालूम है लेकिन फिलहाल नहीं बोलना चाहूंगा, जी। क्योंकि ठीक है सर, नो सीक्रेट प्रॉब्लम सर। नहीं है लेकिन सेंसिटिव है। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अश्विनी शाही कुछ कहना चाह रहे थे, आप जवाब देना चाह रहे थे राहुल लाल जी को और कपिल जी को। अश्विनी शाही जी। राहुल जी को मैं ये कहना चाह रहा हूं, राहुल जी चूंकि राहुल गांधी जी के बड़े अच्छे प्रशंसक हैं, तो इनको सोमवार और महादेव सब याद आ गया। और राहुल गांधी जी ने तो शिव जी का पेटेंट करा रखा है और सदन में भी शिव जी को लेकर घूमते हैं, तो इन्होंने तुरंत जोड़ दिया कि कैसे क्या हुआ। मैं प्रवक्ता सपा हमारे मित्र हैं, ये आज डिंपल जी ने एक बात कही कि कश्मीर में लोग भारतीय जनता पार्टी के भरोसे पर जा रहे थे। वो घटना हुई, उसके लिए गृह मंत्री जी ने बताया कि कहीं ना कहीं लैप्स है सिक्योरिटी, लेकिन एक शिंदे साहब जो देश के गृह मंत्री हुआ करते थे, उनका बयान आया था, वो यहाँ कहना उचित नहीं है। वो पहले हम लाल चौक जाते थे तो क्या होता था, लेकिन अब जाते हैं तो कैसे हम मस्ती से जाते हैं। तो इसको भी देखना चाहिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही उनको जो है ये काम किया। तीसरा, हिंदुस्तान में 2-3 आतंकी घटनाएं हुई और जिसको कहीं आज तक पटाक्षेप नहीं हो पाया। इंदिरा जी के राजनीतिक घटनाक्रम, इंदिरा जी की हत्या हो जाती है, देश के प्रधानमंत्री की, उस कौन से वो इंटेलिजेंस फेल्योर था, किसी ने जवाब दिया देश को। राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है, पूर्व प्रधानमंत्री की, किसी ने जवाब दिया इंटेलिजेंस फेल्योर का। 26/11 की घटना होती है, उसके बाद $700 बिलियन की सहायता पाकिस्तान को क्यों दी जाती है 2010 में? हम तोड़ देने चाहिए थे। आज तो इस तरीके से कह रहे हैं कि एक मिसाइल दाग दो ट्रंप के तरफ, जबकि ट्रंप को उनके यहाँ के अखबारों ने 3000 बार लिखा है कि 3000 बार झूठ बोले थे। भारत पाकिस्तान के युद्ध को बताया कि 1000 साल से ये लोग लड़ रहे हैं। ये सारी चीजें ट्रंप बोल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ के हिंदुस्तानी राजनीतिक दल, विरोधी दलों को क्या हो गया है ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, संजीव कौशिक जी, माफ कीजिएगा, बार बार संजीव कौशिक जी की याद आ रही, पता नहीं क्यों, कल लगता है पैनल पर उनको बुलाना ही पड़ेगा। विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 1000 साल से लड़ रहे हैं इंडिया पाकिस्तान, अब विच्छेद ही 47 में हुआ है, तो आप लोग इससे भी मुतमईन होंगे, संतुष्ट होंगे इस बयान से? देखिए, अगर आप कहते हैं तो हम संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन हम उनके इस बयान से कतई संतुष्ट नहीं है जो उन्होंने बार बार कहा है कि व्यापार युद्ध की धमकी देकर उन्होंने भारत, क्या 1000 साल से कश्मीर से, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान से इंडिया की लड़ाई चल रही है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, इसको भी मान लीजिए। नहीं, मैं इस बात फिर तो आपको अंग्रेजों से भी सवाल पूछना पड़ेगा, मुगलों से भी सवाल पूछना पड़ेगा, और मुगलों के पहले वालों से भी सवाल पूछना पड़ेगा। मेरी बात तो सुनिए ना। और बोले बहादुर शाह जब पार्लियामेंट में आके जवाब दें, अकबर औरंगजेब पार्लियामेंट में आके जवाब दें कि इतने दिन से लड़ क्यों रहे थे। अरे जनाब भाई साहब, हम इसलिए मोदी सरकार से जवाब मांग रहे हैं क्योंकि सीज फायर की घोषणा दोनों देशों के बीच में सबसे पहले अमेरिका ने की। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करा दिया है। उसके बाद भारत सरकार ने घोषणा की है और खुद सैन्य अधिकारियों ने सवाल, तो आज पार्लियामेंट में तो क्लियर हो गया ना विजय भाई, आज पार्लियामेंट में क्लियर हो गया, पार्लियामेंट में पूर्ण विराम लगा कि नहीं लगा अभी भी सवाल है, बस इतना जानना चाह रहा हूँ। नहीं, अभी नहीं भी लगा, सवाल खड़े हैं क्योंकि अभी भी सवाल है। कहा है कि तीसरे देश ने मध्यस्थता नहीं की, हम भी कह रहे नहीं की, हम तो ये कह रहे हैं उन्होंने व्यापार युद्ध की धमकी दी। ठीक है, डी के दुबे जी,
जी कर लिया। ठीक है, सवाल अभी भी बरकरार है डीके दुबे जी। देखो भाई, अगर इनकी बात मानी जाए तो एक चीज तो समझ में आती है कि 1000 वर्ष से भारत में एक मानसिकता से लड़ रहे हैं। वो मानसिकता आज पाकिस्तान में बैठी है, हिंदुस्तान में भी बैठी है वो मानसिकता, और हम देख भी रहे हैं कि पार्लियामेंट में भी वो मानसिकता बैठी हुई है। तो एक लमसम तो उसको लिया जा सकता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ट्रंप अगर 1000 बार नहीं 1,00,000 बार झूठ बोलेंगे तो भारत सरकार उस पर क्यों जवाब दे? भारत सरकार उनको क्यों बार बार करे? भारत सरकार सीधा सीधा कह रही कि भैया हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, सीधी डीजीएमओ टू डीजीएमओ बात हुई है, और वो गुटभरा हो गए, उन्होंने बैकफुट पर चले गए। अब ट्रंप ने सीज फायर किया, ये मैं मानता हूं कि भारत सरकार डीजीएमओ के बीच में बात हो रही हो और उनको कुछ इंटेलिजेंस उनकी भी चारों ओर लगी रही थी, तो उनके खुफिया तंत्र ने उनको बताया हो कि ऐसा होने जा रहा है, और उसके आधार पर डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट लेने के चक्कर में आगे से कूद पड़े हों, ये संभव है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि विश्व का कोई भी लीडर भारत के लिए कोई कमेंट करेगा, और भारत की लीडरशिप पार्लियामेंट में खड़ी होकर कह रही है कि भैया कोई बीच में नहीं था, हम भारत की लीडरशिप पर बात नहीं करेंगे, हम डीजीएमओ ने बात करी, डीजीएमओ की बात नहीं मानेंगे, हम आर्मी की बात नहीं मानेंगे, हम सेनाओं की बातें नहीं मानेंगे, हम बात केवल वो मानेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप, उनके यहाँ की मीडिया उनको हजारों बार का झूठा साबित करती है और सिद्ध करती है, उनके पकड़ पकड़ बताती है, उसको लेकर आप कह रहे हैं कि आप जवाब दें। राहुल गांधी ने पूछा था जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री ने सीधा सीधा जवाब दिया। अब इस जवाब के बाद क्या चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जाकर गाली दे दें? क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ एक मिसाइल फेंक दें? मतलब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी समझिए। भारत अपनी स्थिति से लड़ रहा है। एक समय आज से 10 साल पहले ऐसा भी हुआ करता था कि भारत के मिनिस्टर्स अमेरिका में जाते थे और वहां उनके कपड़े उतार कर झाड़े लिए जाते थे, उनकी सिक्योरिटी चेकिंग होती थी। आज वैसी सिचुएशन नहीं है। अमेरिका किसी भी स्थिति में हो, लेकिन भारत के विरुद्ध नहीं जा सकता सीधा सीधा, क्योंकि भारत ने अपने आप को सिद्ध किया है कि हम विश्व शक्ति हैं। हमारे बगैर विश्व में लीडरशिप, हमारे बगैर विश्व में निर्णय नहीं होते। एक समय ऐसा भी था कि भारत तो इग्नोर किया जाता था कि भारत का मतलब कुछ नहीं। वो स्थितियां। कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? ठीक है, वापस आ रहा हूं कपिल जी। विवेक भाई, सबसे पहले तो हम ये कह दें हमारे मित्र से कि मिसाइल फेंकने के लिए अमेरिका पे कोई नहीं कह रहा है, और इसलिए भी नहीं कह रहा है कि जब हमारी सेना ने 21 ठिकाने निश्चित किए थे और 11 ध्वस्त किए थे, 9 अभी बाकी थी, तो अचानक ये इत्तेफाक कैसे हो गया सीज फायर? और हम तो आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं, इतना ही निवेदन कर रहे हैं कि अब से पीएम साहब बुलावें उनके राजदूत को और अपनी आपत्तियां दर्ज करावें, और ट्रंप साहब का सीधे नाम लेके तो कहें कि हमारे मित्र आदरणीय ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही कह लें। और दूसरी बात, उन्होंने जो तमाम देशों का नाम लिया, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, और हमारे विवेक भाई के कान में शायद उन्होंने बताया था कि देखो इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि चीन वाला भी अब आगे कह सकता है। तो चक्कर यह है कि पूर्व काल्पनिक बातें नहीं करनी चाहिए, जो हो रही है सामने वो रेलिवेंट होनी चाहिए। अच्छा, आपको कपिल जी, आपको नहीं लगता विपक्ष ही पूरा कल्पना में जी रहा है? सवाल ही सारे काल्पनिक है। आप मुझे कह रहे कल्पना में नहीं जीना चाहिए, या फिर आपने सवाल काल्पनिक नहीं होने चाहिए? आपने देखो विवेक भाई, मैं बहुत साधारण तरीके से आपसे कह रहा हूं कि आपने इस बात को कहा कि शायद इसलिए उन्होंने नाम नहीं लिया क्योंकि कल चीन वाला भी कह सकता था। हो सकता है सर, मैंने ऐसी उम्मीद, इसी को कहते हैं पूर्वाग्रह जी। हो सकता है ऐसा। जो 25 बार ले रहा है, ऐसा नालायक आदमी को कम से कम एक नालायक का नाम लेने में क्या दिक्कत थी? और मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि देखिए, विदेश नीति क्या थी आपकी, और आपके साथ कौन खड़ा था? आपका सबसे पुराना दोस्त रशिया, उसने सैन्य अभ्यास किया पाकिस्तान के साथ, ये आपकी विदेश नीति है? आप बताओ। अजरबैजान उसके साथ खड़ा था, उनको ड्रोन सप्लाई कर रहा था। अजरबैजान तो पुराना मित्र है पाकिस्तान का। अरे भाई सुन तो ले, भारत का भी, भारत के हमारे हुजूर आला गए थे, उन्होंने कहा था कि अब तो हमारे बड़े अच्छे संबंध। और सबसे बड़ी बात कि जो IMF से उसको इतना बड़ा लोन उसी युद्ध के दौरान दे दिया गया, उसमें तो रशिया भी शामिल है, उसमें जर्मनी भी शामिल है, उसमें ब्रिटेन भी शामिल है। आप बताओ कितनी बड़ी डिफॉल्ट हुआ है भारत के साथ, कितना बड़ा विदेश नीति के साथ खिलवाड़ हुआ है। और मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए कि हमारे CDS साहब अनिल चौहान साहब ने क्या कहा था? क्या कहा था?
उन्होंने यही बात कहा था ना कि हमारे कितने विमान गिरे ये जानना जरूरी नहीं है, क्यों गिरे ये जानना जरूरी है। और उसी को एक एयर आई थिंक सीडीएस ने ये कहा था कि इफ देयर इज वॉर देयर आर लॉसेस, अगर जंग होगी तो नुकसान होते हैं। नहीं, मैं कामा बाई फुल स्टॉप कह रहा हूं, जो बातें मैंने कही हैं वो उनकी मुख से कही हुई हैं, ना कही हो मैं मानहानि झेलने के लिए तैयार हूं। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं, और मैं इस्तीफा दे दूंगा अपने पद से अगर ये नहीं कही होगी जो हमने कहा। देखिए, बात इस चीज की नहीं है, देश हम सबका है, किसी एक का नहीं, और सरकार भी हम सबकी है, इसीलिए हम लोग सरकार के साथ खड़े थे। बात इस चीज का नहीं है कि ये जो ऑपरेशन हुआ है ये आतंकवादियों को डिस्ट्रॉय या ठिकाना डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं हुआ। मीटिंग में हम लोगों ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, और हमारे अमित शाह भी कुछ दिन पहले ही तो कह रहे थे हम जान दे देंगे लेकिन पाक को फाइट। अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं होता तो और कोई विकल्प भी था क्या? नहीं, आप हमें पहली बात। दूसरी बात, मेरा एक सवाल है कपिल जी, एक सवाल है, आपकी कई बातें आ गई। अच्छा, आप पहले पूरा कर लीजिए, फिर मैं पूछता हूं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जो 6 महीने पहले, इससे जस्ट पहले के हमारे संसद सत्र के अंदर हमारे अमित शाह ने कहा था, हमारे गृह मिनिस्टर ने, हमारे मिनिस्टर ने कहा था, क्या कहा था? हम जान दे देंगे लेकिन पीओ के लेके रहेंगे। तो आप नहीं मानते? अच्छा मौका मिलता क्या? आप नहीं मानते? इससे अच्छा मौका मिलता क्या? आप नहीं मानते? आप मानते कि नहीं मानते? मैं ये साफ कह रहा हूं कि जो हमारी सेना ने 21 टारगेट हिट करने के लिए ठानी थी, पीओके, आप सब लोगों ने पीओके लेने की बात आप भी मानते हैं कि नहीं मानते? अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं कि 9 ठिकाने पर आप हमला करने से चूक गए। अचानक अमेरिका, मुझे कभी कभी समझ नहीं आता, ठीक है, एक एक कर कपिल जी, मुझे कभी कभी समझ नहीं आता है। जब मौका था मुझे अब मौके की बात है, मैं यूके देवनाथ जी के पास जा रहा हूं। मौके की बात आपने की है भाई, मौका था पीओके ले लेते। आप समझते हैं इस बात की इंटेंसिटी क्या हो सकती है? पहली बात। दूसरी बात, कपिल जी काफी लंबा हो गया, अब दूसरे गेस्टों को भी मौका दे दीजिए। 10 सेकंड बोलिए। हमारे देवनाथ साहब ने कहा कि आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी सेना के पास भी है, अन्य संस्थानों के पास भी है। पुलवामा के समय में जो घटना हुई, आज तक नहीं पता चला कि किस गाड़ी में लद करके आरडीएक्स आया था और ये हिट हुआ, और वो कहां गई गाड़ी उसका ओनर कौन है, ये आप नहीं पता कर सके। और आप बता रहे हैं कि सारी चीज पता हो सकता है, पता लग गई होगी, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, उसको पब्लिक करना ठीक नहीं होगा। यूके देवनाथ जी से सवाल ले लूंगा, लेकिन मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल ब्रॉडर एस्पेक्ट में। सुनिए मेरी बात, अब मेरी बात सुनिए। 1971 में जब पीओके लेने की बात हुई, तब पीओके ले लेना चाहिए था। 1971 में पाकिस्तान कोई न्यूक्लियर पावर नहीं था, उसके 90,000 सैनिक हमारे पास है। आज आप एक ऐसे मुल्क से लड़ाई कर रहे थे जो न्यूक्लियर पावर है। बेशक हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, लेकिन एक न्यूक्लियर पावर मुल्क के साथ युद्ध को आप समझते हैं उसकी इंटेंसिटी? क्या कोई विपक्ष इस बात को समझ सकता है? कोई विपक्षी नेता इस बात को समझ सकता है? पहली बात। दूसरी बात, हमारा टारगेट, कपिल जी एक सेकंड, कपिल जी आपकी बात सुनी, पूरे पैनल ने सुनी, आपकी बात सुनी। कपिल जी, हैव सम पेशेंस प्लीज, थैंक यू। मैं ये कह रहा हूं कि इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि सामने इंदिरा गांधी चाहती तो पीओके उस दिन ले लिया गया होता, और पीओके का नासूर कब पैदा हुआ? 1948 में पैदा हुआ। आप लोग क्यों कांग्रेस के पास चले गए? आप बताइए, मुझे सवाल का जवाब है। एक तरफा सवाल पूछने से काम नहीं चलेगा, देश आपसे भी सवाल पूछना चाहता है। आप पीओके के विवाद को जन्म देने वालों के साथ खड़े, क्या आप भी उसका समर्थन करते हैं? ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, विपक्ष के नेता क्या ये नहीं समझ पा रहे हैं 2 न्यूक्लियर देशों के बीच वॉर का मतलब क्या होता है? पाकिस्तान एक टेरर मुल्क है, दुनिया जानती है। नॉन स्टेट एक्टर्स भरे पड़े हैं। खुदा न खासा एक मिसाइल उधर से वो न्यूक्लियर मिसाइल चला दे, फिर कौन लेगा इस बात की गारंटी? लाखों जाने एक सेकंड में चली जाएंगी। उसके बाद पाकिस्तान रहे ना रहे, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो वो अगले दिन का सूरज नहीं देखेगा। बेशक वो नहीं देखेगा, लेकिन उसके पहले का क्या? कोई इस बात की इंटेंसिटी मानने को तैयार नहीं है। कमाल हो गया इस देश में। यूके देवनाथ जी,
फौजी पॉइंट पे मैं दो चीजें ही बोलना चाहूंगा। देखिए 1971 में जब फील्ड मार्शल मानेकशॉ को कहा गया कि बांग्लादेश पर हमला कीजिए, तो उन्होंने इंदिरा गांधी जी से निवेदन किया कि अभी तुरंत हमला करना उचित नहीं रहेगा, मार्च में तैयारियां करनी पड़ती हैं। दिसंबर में हमला किया गया। इसी तरह से फौजी तौर पे मैं बता सकता हूं कि अगर देश की जनता चाहती है तो हमारी फौज पीओके पर हमला करके पीओके को अपने अधीन ला सकती है, लेकिन उसके लिए भी समय लगेगा। 6 महीने की तैयारी जरूरत है। ये तो छोटी सी बात है। बड़ी बात यह है कि मैं थोड़ा सा साझा करना चाहता हूं दर्शकों के सीजफायर साथ। वाली बात सर, सीजफायर वाली बात। हाँ, सीजफायर वाली बात मैं दर्शकों के साथ ये साझा करना चाहता हूं कि हर साल हर 6 महीने में रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, एनएसए और जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं सबकी एक मीटिंग होती है जिसमें यह आकलन किया जाता है कि किस स्थिति में चीन हम पर परमाणु हथियार दाग सकता है, किस स्थिति में पाकिस्तान हम पर परमाणु हथियार दाग सकता है। कॉमन इंग्लिश में बोलते हैं रेड लाइन, कि हम सोचते हैं एनएसए का इसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है कि ऐसी कौन सी स्थिति होगी रेड लाइन जिसको हम क्रॉस कर जाएंगे तो पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार दाग सकता है। तो एक मोटा मोटी अंदाजा ये है कि अगर भारत की फौज पीओके में दखल कर लेती है और पीओके में भारत की फौज 20, 30, 50 किलोमीटर अंदर घुस जाती है, खास तौर से अगर हम लोग जो रास्ता पीओके का नॉर्थ साउथ चलता है, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वहां अगर खतरा दे रहे हैं तो शायद पाकिस्तान भारत के विरुद्ध न्यूक्लियर हमला कर सकता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस बार सीजफायर तो बहुत ही आसान था। युद्ध के पहले ही ध्येय निर्धारित हो गया था। हम लोग भारत में फौज में हमें सिखाया जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ वॉर हैं 10। उसमें पहला प्रिंसिपल वॉर होता है सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। पहला लक्ष्य भारत सरकार ने बहुत क्लियरली राइटिंग में दे दिया था कि एक तो हम बदला लेंगे। देश की मांग थी कि पहलगांव में जो हुआ उसका बदला लिया जाए। हमने 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके बदला लिया। दूसरी रिक्वायरमेंट जो थी वो कूटनीतिक और राजनीतिक रिक्वायरमेंट थी कि पाकिस्तान को एक पाठ सिखाना था। अंग्रेजी में कहते हैं टीच पाकिस्तान ए लेसन, कि अगर उसने दोबारा ऐसी गुस्ताखी की तो हम उसका एक भयंकर और करारा जवाब देंगे, जो कि हमने उसके 11 एयरफोर्स स्टेशन और रेडार स्टेशन पर हमला करके दिया। तो जब हमारा एम अचीव हो गया तो उसके बाद पूरी कार्रवाई को कॉमा लगाया गया है। अभी भी सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने गुस्ताखी की। राहुल लाल जी मुंडी हिला रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। राहुल लाल जी। विवेक जी देखिए, मैं बहुत ध्यान से सभा को सुना है, थोड़ा सा समय दीजिएगा हमें। जल्दी पूरा कीजिएगा, शॉर्ट रखिएगा। ना शॉर्ट में ही मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि लक्ष्य पूरा किया गया। क्या लक्ष्य पूरा किया गया? जैसा एक तो देखिए 21 लक्ष्य सेना ने तय किया था, उसमें से 21 में से केवल 9 लक्ष्यों को ध्वस्त किया गया। तो अभी तो बाकी लक्ष्य भी पूरे नहीं हुए। तो दूसरी चीज विवेक जी हमें समझ में नहीं आता है पाकिस्तान के मामले में, पाकिस्तान में सेना और आतंकवादियों को आप दो अलग अलग कैसे देख सकते हैं? आतंकवादी वहां के डीप स्टेट के हिस्सा है। जब आप सेना को यह चीज कहते हैं कि भारतीय सेना को कि वो आतंकवादी ठिकानों पर तो हमला करें, लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों पर हमला ना करें, ये दोनों चीजों में मिलिट्री ठिकानों पर भी तो हमला हुआ राहुल लाल जी। पाकिस्तान के बेसिस पे हमले हुए कि नहीं हुए? विवेक जी वो तो बाद में हुआ। आपने तो हुआ ना, एक कमाल की बात है। विवेक जी जकार्ता में जो डिफेंस अटैचे ने जो बयान दिया, आपने सुना ही कि कितने सारे प्रधानमंत्री, हम लोग लगातार सुन रहे थे टीवी चैनल पे कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे थे कि सेना को फ्री हैंड दे दिया गया। लेकिन वहां पे जकार्ता में खुद सेना की तरफ से जो बयान आया, देखिए मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के आज ये 16 घंटे की महाबहस के बाद अब इस चर्चा पर विराम लगनी चाहिए और कुछ देश की आर्थिक तरक्की और प्रगति की बात भी अब संसद में होनी चाहिए। देश की आर्थिक तरक्की की बात देखिए, जब तक शांति, आप सीमा पर शांति नहीं लाएंगे, आप है तो सीमा पे आप कौन सी शांति चाहते हैं? आप ये बताओ, बर्फ गिरवा दें क्या जम्मू कश्मीर में? बोलिए आप। विवेक जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं उसी का उत्तर खाली संक्षेप में दे देता हूं जल्दी। पूरे घटनाक्रम के पीछे राहुल गांधी ने भी स्पष्ट बताया कि पाकिस्तान को सपोर्ट चीन का था। चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा बढ़ता चला जा रहा है। हम चीन से बहुत ज्यादा आयात कर रहे हैं, निर्यात में कमी आ रही है। चीन से व्यापार की शुरुआत की ही क्यों आप लोगों ने? अरे व्यापार घाटा ना बीज बोया होता, ना पेड़ खड़ा होता, और ना उस पेड़ में कांटे लगे होते।
इसके विवेक जी, बजाय अगर आप लोगों ने आत्मनिर्भर भारत नहीं, शुरू विवेक किया जी, होता आप- तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग आप- का हिस्सा इधर भी आ जाता। विवेक चीन जी, आपके बाद आजाद हुआ, manufacturing 1949 में चीन को 11 लिबर्टी मिली, वो आपसे आगे कैसे 11 निकल गए, सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। विवेक डिबेट जी, में फिलहाल सुन इतना ही। लीजिए। राहुल लाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट में फिलहाल इतना ही, लेकिन सियासत में भी एक लक्ष्मण रेखा खींची जानी चाहिए जिसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि इंडियन आर्मी को लेकर जब सवाल पूछे जाने लगे, जब सेना पर सियासत होने लगे, तब समझिए कि खतरे की घंटी बज रही है।